नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश के कोऑपरेटिव और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मिनिस्टर उदयलाल आंजना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मंत्री जी, सरकार को लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। जब आपको सरकार बनते वक्त पहली बार सहकारिता की कमान दी गई थी, तो विभाग के जरिए क्या किए जाने की सोच उस वक्त रही थी? जहाँ तक मैं विचार करता हूँ अपने इस सहकारिता के पद पर आने का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं जब पहली बार मंत्री बनने के बाद मिलने गया था और सहकारिता विभाग मुझे दिया था, तो जैसी मेरी कल्पना थी कि शायद मुझे किसान होने के नाते ये विभाग दिया होगा मुख्यमंत्री महोदय ने। और यही बात जब मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई उदयलाल, तेरे को किसान होने के नाते, ग्रामीण क्षेत्र का होने के नाते तेरे को वो सहकारिता विभाग दिया है, किसानों के उत्थान के लिए हमें काम करना है और सहकारिता को एक पायदान और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अन्य राज्यों से सहकारिता थोड़ा पिछड़ा हुआ है राजस्थान सहकारिता में, तो एक कदम और आगे बढ़े ऐसे प्रयास करना चाहिए और किसानों को आर्थिक मदद मिले, उनके जीवन में सुधार आवे, ऐसा काम करना चाहिए। और इसी कारण से शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे किसान होने के नाते ये विभाग की जवाबदारी दी है, जो निभा रहा हूँ और 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो किसान होने के नाते एक सोच के साथ में आपको ये डिपार्टमेंट दिया गया। तो अब जब लगभग 2.5-3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से आपके फैसले हैं जिनको लागू किया गया, ऐसे कौन सी योजनाएं लाई गई जिनसे आपको ये लगा कि आपकी जो सोच थी उसको धरातल पर उतारा जा चुका है? मेरी सोच नहीं, माननीय राहुल जी गांधी की सोच थी और हमारी पूरी पार्टी की सोच थी। ये किसानों की हालत पूरे देश में दयनीय है और उस राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए जब घोषणा पत्र हमारे राजस्थान का तैयार हो रहा था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि हम सत्ता में आए तो 10 दिन के अंदर ऋण माफ़ करेंगे। तो ये सोच पूरी पार्टी की थी और जब राजस्थान में ये सफलता मिली तो वो पहला मुद्दा हमारे सामने था और एजेंडा था जो आज परिपत्र बना दिया, राजस्थान सरकार का परिपत्र जारी हो गया, वो घोषणा पत्र, वो उसमें पहला बिंदु ही ऋण माफ़ी था जो हमने हाथ में लिया और उसको बखूबी निभाया और जिससे कई से भी आज दिन तक कोई भी ऋण माफ़ी के मामले में शिकायतें हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो ये हमारा पहला कदम इस मामले में था। जो समस्याएं ऋण माफ़ी में, ये नवाचार करने में, बीमा करने में, समर्थन मूल्य पर खरीद करने में, जो कोविड के कारण जो आए, जैसा समय था वैसे निर्णय किसानों के पक्ष में लिए। समर्थन मूल्य में भी जहाँ तक हम बात करें तो राजस्थान वो राज्य रहा जिसने पूरे हिंदुस्तान में अव्वल खरीद की है कोरोना काल के चलते हुए भी। कहीं भी मतलब ये नहीं कि राजस्थान किसी मामले में पिछड़ा हो, जितना टारगेट दिया उससे सवा अचीव करने की हम स्थिति में रहे और बार बार भारत सरकार से भी हम मांग करते रहे कि हमें और ज़्यादा टारगेट दो समर्थन मूल्य खरीदने की। आपके जो कार्यकाल का लगभग आधा वक्त जो है अभी तक का, वो कोरोना के टाइम में निकला समाप्त हुआ है और कोरोना ने तमाम जनजीवन है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमारे किसान, हमारे गांव, ये भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। तो कोरोना से जो उनको जो बुरा असर पड़ रहा है उनके कामों पर, उनकी दिनचर्या पर, उनके जीवन पर, उसको संबल देने के लिए स्पेसिफिक जो आप बताना चाहेंगे क्या किया है? कोरोना काल में जब मंडियां तमाम बंद थी, बाजार बंद थे, उस समय भी सरकार ने जब हमें टारगेट दिया कि आप समर्थन मूल्य पे खरीदो, तो उस समय केवल 200 सेंटरों पे हम खरीद करते थे जब मुझे विभाग मिला। लेकिन जब कोरोना की वजह से लंबी दूरी तय करके किसानों को अब मार्केट में आना पड़ता था, एक कम सेंटर होने की वजह से किसानों की तादाद ज़्यादा हो जाती थी। इन सब परेशानियों को देखते हमने 872 नए, मतलब टोटल मिला के 872 और 200 पहले थे, 672 केंद्र हमने नए खोले कृषि के लिए, ताकि नज़दीक से नज़दीक किसान अपनी उपज को बेच सके और कोरोना में भी वो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे, खुद भी सुरक्षित रहे, लोगों की भीड़ में नहीं जावे और अपना माल बेच सके। नहीं तो उस समय हालात जैसे थे कोरोना काल में, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, ऐसे मौके पर हमने उनका संबल दिया कि उनकी उपज को खरीद सके। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक व्यवस्था और कर दी थी। उस समय हम जब सरकारी में थे उस समय ये बातें सामने आती थी कि किसान समर्थन मूल्य पे अपना माल तो बेच देता है, लेकिन 3-3, 4-4 महीने तक वो सरकारी अफसरों के और नेताओं के चक्कर लगाता रहता है, इस कारण से कि अब हम पे हमारी उपज का पैसा तो दिला दो, हमें उपज का पैसा तो दिला दो, लेकिन भुगतान होता नहीं था। इसलिए क्योंकि भुगतान होने का विलंब का भी एक कारण यही रहता है कि हम भारत सरकार के लिए खरीदते हैं। भारत सरकार जो हम खरीदते हैं
उसका पेमेंट थोड़े विलम्ब से भेजती है। तो जब वहाँ से भारत सरकार से पैसा आता है जब भी हम किसानों को वितरित कर सकते हैं। इस कारण से 2-3 महीने की डिले उस पेमेंट के आने जाने में हो जाती थी। तो उस 2-3 महीने की गैप को भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विचार किया और मैंने भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किया था। तो उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड हमारे विभाग को दे दिया, ताकि 1000 रुपये के रिवॉल्विंग फंड से आप किसानों को तुरंत समर्थन मूल्य पे जो खरीदते हैं उसका भुगतान तुरंत 3 दिन में करो, और जब आपका भारत सरकार से पैसा आ जाए उस समय उसको रीएम्बर्स कर दो। तो इस प्रकार से हम कोरोना काल में 1000 रुपये के उस राशि से समय पे भुगतान कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर पाए और किसानों को ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं चलने दिया। और शहरी क्षेत्रों में भी सहकारिता विभाग ने कोरोना काल में घर घर जाकर डोर टू डोर राशन वितरण का काम, जहाँ कर्फ्यू ग्रस्त तरीके एरिया आ गए थे जहाँ कोई घुसने का प्रयास नहीं कर रहा था, वहाँ हमारे कर्मचारी किट पहन करके घर घर जा कर के भी राशन उपलब्ध करा रहे थे। तो कोरोना काल में भी सहकारिता विभाग कहीं पीछे नहीं रहा है। अच्छा, एमएसपी पर खरीद के जो पैसा देर से आता था उसके लिए तो 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड राज्य सरकार ने किया। इसके बीच में एक चीज़ और आती है कि जो एमएसपी पर जो खरीद होती है वो सभी किसानों से नहीं हो पाती। मतलब ये कहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड या एक जो हिस्सा है उन किसानों को ही एमएसपी पे खरीद का फ़ायदा मिल पाता है। सभी किसानों की पूरी फसल एमएसपी पे खरीदी जा सके उसके लिए सरकार के पास में कुछ योजना है? सरकार के पास समर्थन मूल्य पे खरीद का काम भारत सरकार का है। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार ही खरीदती, क्योंकि बड़ा डिपॉजिट पैसे का वहीं होता है और वही ताकत दे सकते हैं किसानों को। तो भारत सरकार खरीदती है। हम तो भारत सरकार जो हमें ऑर्डर देती है कि 5 लाख टन सोयाबीन खरीदना है तो हम 5 लाख टन खरीदेंगे, 6 लाख टन चना खरीदना तो 6 लाख टन खरीदेंगे, 10 लाख टन गेहूँ खरीदना तो गेहूँ खरीदेंगे। तो जो भारत सरकार हमें टारगेट देगी उसको हम अचीव करेंगे और उसमें हम कमी रखते नहीं है। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम भारत सरकार का है, समर्थन मूल्य घोषित करने का काम भी उनका है। तो समर्थन मूल्य अगर वो बढ़िया हो जाए, मैं तो हर मंच में किसान होने के नाते, चाहे पक्ष में भी रहते हैं विपक्ष में भी रहें, आज भी भारत सरकार के लिए तो विपक्ष में ही है हम। तो जब भी मंडी है, जब इस प्रकार के बड़े आंदोलन हो रहे हैं, किसान 1-1 साल से धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कि एक समर्थन मूल्य घोषित हो जाए, उससे एक दाना भी बाजार में उस भाव से नीचे नहीं गिरे। सरकार को खरीदना नहीं पड़े, व्यापारी खरीदे तो उस भाव पे खरीदे, और अगर बेचे तो वो समर्थन मूल्य पे या तो व्यापारी खरीदे या मंडी में सरकार खरीदे, तो समर्थन मूल्य का फायदा है। अब केवल जहाँ 100 किसान है उसमें तो 10% किसानों का या 15% किसानों का या कहीं कहीं तो 5-6% ही होता है। इतने से किसानों का खरीद करके सरकार चुप हो जाती है, जिससे मतलब बाजार में अच्छे भाव नहीं मिल पाते। सरकार का सोच ये है कि बहुत अच्छा पैदावार होती है, उसमें से अगर हम 10% 15% पैदावार खरीद के डिपॉजिट कर लेंगे तो बाजार में भाव अप हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि सरकार को समर्थन मूल्य पर तो ऐसी नीति बना करके घोषित करना चाहिए कि समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद एक दाना भी बाजार में नीचे नहीं बिके, इससे ऊपर ही बिके, सरकार को खरीदनी करनी पड़े या सब माल ही सरकार खरीदे अगर व्यापारी नहीं खरीदता है तो। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर उदयलाल आंजना जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजिट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं कुत्ता भी बाहुबली दिखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां 2 कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको
आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है और उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत गंभीरता से। यूं तो आपने प्रैंक वाली बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी बतख को प्रैंक करते हुए देखा? नहीं ना। इस वीडियो में एक बतख अपने बच्चों के साथ पानी में प्रैंक यानी डूबने की एक्टिंग करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर चिंपैंजी का गुस्से वाला वीडियो भी वायरल हुआ। दरअसल चिंपैंजी को लोगों द्वारा फोटो खींचना पसंद नहीं है और फोटो खींचने पर वो लोगों पर गुस्सा करने लगा। अक्सर आपने इंसानों के बीच कचरे को लेकर लड़ाई होते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मछलियां ही एक दूसरे के घर के आगे मिट्टी फेंक रही हैं। अब पता चला मछलियां साफ सफाई के प्रति कितनी सजग हैं। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अंजना जी, आपका जो महकमा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर, और आप खुद भी किसान हैं। यहाँ हम देख रहे हैं किसान सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर के। एक किसान के तौर पर आपका इसके बारे में क्या सोच है? अमित जी, ये सबसे ज्वलंत समस्या है पूरे देश में किसानों की। चाहे ये बार बार जो सत्ता में लोग हैं वो ये कर रहे हों कि केवल एक लिमिटेड एरिया में हो रहा है, लेकिन उस लिमिटेड एरिया के काश्तकारों, चाहे वो पंजाब हरियाणा और राजस्थान यूपी, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के पार्ट, यही मान रहे हैं, बाकी के नहीं है। इस प्रकार के स्टेटमेंट इन लोगों के आते रहते हैं। लेकिन एक राज्य का किसान भी क्यों इस प्रकार से आंदोलित होकर बैठे, ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर ये सोचनी होती तो हमारा देश आज़ाद भी कैसे होता। महात्मा गांधी अकेले थे, वो अकेले चले थे, लेकिन अंग्रेजों सर की हुकूमत ने भी उनकी आवाज़ सुनी और बात करने पर मजबूर हुए और बात की। आज हमारे लोकतंत्र का किसान, भारत का नागरिक, इतने लंबे समय से अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उनको क्या लोग उकसा रहे हैं, पार्टी उकसा रही है, राजनीतिक दल उकसा रहे हैं। राजनीतिक दल उकसाएंगे, लेकिन वहाँ तो केवल किसान संघर्ष कर रहे हैं, वो कोई पार्टी लेवल पे संघर्ष नहीं हो रहा है। और उनकी मांगे भी क्या है? जो 3 कानून जल्दबाजी में जिस प्रकार से बनाए गए उनको वापस ले लो, इसके अलावा बड़ी मांग तो नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं उनको इतनी हठधर्मिता सत्ता में शोभा नहीं देती। लोगों की भावना को समझना चाहिए। और उनकी तो खुद की घोषणा है कि किसानों की आय डबल करेंगे हम। अपने मोदी जी ने हर मंच पे भाषण में कहा है, तो क्या किसानों की आय डबल हो गई क्या? तो अगर ये काला कानूनी लावे और समर्थन मूल्य, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, उस अनुसार समर्थन मूल्य से एक दाना भी नीचे नहीं गिरते, और जो किसान की कॉस्टिंग आ रही है पैदावार की, उसकी कॉस्टिंग के आधार पर समर्थन मूल्य अगर जारी करेंगे तो वो किसान की आय वैसे दूनी हो जाएगी। आप दूनी मत करो, डेढ़ी कर दो तो ही मान लेंगे। लेकिन उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। किसान मर रहा है बेचारा। इतने लंबे समय में कितने आदमी वहाँ, इस सर्दी भी सही, गर्मी भी सही, बरसात भी सही, और डेथ तक हो गई, उसके बाद भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राहुल जी गांधी गए वहाँ उस कार्यक्रम में, तो कह दिया सब तो पार्टी से प्रेरित है। अरे हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अगर पीड़ित आदमी कोई धरने पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसके हर सुख दुख में भागीदारी करें। इस कारण से हम गए। बाकी किसानों का नितांत स्वतंत्र आंदोलन है, और किसान स्वतंत्र आंदोलन को सुनना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए। ये इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया, इतना लंबा आंदोलन मैं नहीं सोचता देश आज़ादी के बाद कोई और चला हो जितना ये लंबा चल रहा है। किसान और उनको लेकर के राजनीति, हमारे यहाँ दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। उस पार्टी के आरोप भी लगते हैं, वहाँ ये बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो नहीं सुन रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, आपके महकमे से जुड़ी हुई एक और चीज़ है, जो आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भी आप मंत्री हैं।
यहाँ पर जो आईजीएनपी है उसके पानी के रेगुलेशन को लेकर के उस पर अभी विवाद चल रहा है, वो मुद्दा सुलझा नहीं है। जो 4 में से एक ग्रुप में जो पानी चलाने की बात हो रही है उसको किसान वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अभी इसी हफ्ते बीजेपी के जो कुछ विधायक हैं वो गंगानगर में जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि प्रदर्शन करते हुए धरने पर भी बैठ गए थे। क्या सॉल्यूशन है इसका फिर? किसानों की हर समस्या के लिए सरकार जागरूक है, और जो बात अभी आपने उठाई है इस पानी की, वो बाकी उसके जानकारी मेरे संज्ञान में भी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान भी है। और जो मैंने अभी बात कही है, वहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पे धरने पर हिंदुस्तान के किसान धरने पर बैठा है, वो तो किसानों का आंदोलन है, ये बात मैंने कही थी। लेकिन ये तो किसान तो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे दौड़ के काम कर रही है। हम उनको आगे नहीं दौड़ने देंगे, किसानों से बात करेंगे, और पानी जितना हमारे पास आ रहा है उतना सप्लाई कर रहे हैं। ये इंटर स्टेट मामला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय से भी बात की है, दूसरे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से भी बात की है, और उन सब से जितना हमें पानी उपलब्ध होगा हम खेतों में ही पहुंचाना चाहते हैं। पेयजल की समस्या हो जाए, खेतों तक पहुंच जाए, और क्या बात है। पानी को वेस्टेज तो जाने नहीं दे रहे हैं। जितना पानी को बचत कर सकते उतना बचत करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना पानी आएगा उतना टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन लोगों को भड़का करके आंदोलन करके करना तो 27 तारीख को कह रहे हैं घड़साना में महापड़ाव करके प्रशासन, क्योंकि पहले वहाँ गोलीकांड भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के दौरान, किसान मारे भी गए। वैसे प्रकार का वातावरण चुनाव को देखते हुए बनाना चाहते हैं। लेकिन पानी की उपलब्धता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर प्रयत्नशील रहे, और जितना पानी आएगा हम बराबर टेल तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मंत्री जी, किसानों के साथ ही एक चीज़ जो बहुत जुड़ी हुई है पानी और इन सब के साथ में, वो है लोन की बात। किसान को जब सहकारी समिति से लोन लेना होता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क, बहुत भारी काम हो जाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। तो ये उनको किसानों को लोन मिलना आसान हो सहकारी समितियां उनसे, उसके लिए आपके विभाग की क्या कार्य योजना है, क्या क्या रोड मैप है, कैसा होना चाहिए? अमित जी, सही मुद्दा पकड़ा आपने और सही बात भी उठाई है। जो आप बात कर रहे हो ये वर्षों पुरानी बात हो गई है, क्योंकि मैं भी एक किसान वर्ग से हूँ। आज भगवान ने उंगली पकड़ ली, सावरिया सेठ की मेहरबानी हो गई, कहीं आर्थिक रूप से भी थोड़ा संपन्न हो गया, वो बात तो अलग है। लेकिन बचपन में मैं जब पढ़ने जाता था तो सब्जी लेकर के जाता था और सब्जी बेच के पढ़ के आता था, तो वो दिन देखे। उन खेती 22, 23, 25 साल की उम्र तक तो खेती करता रहा। उसके बाद मैं अन्य व्यवसाय में आया। तो जो आप पीड़ा बता रहे हैं वो पीड़ा के लिए मेरे जब पिताजी भी जैसे इस पर ग्राम सेवा सेक्रेटरी पर जाते थे, औपचारिकता करते थे, बहुत दिन लगते थे, पैसे आने में विलम्ब होते थे। ये बात पुरानी हो गई। इस सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे पूरा प्राप्त है। तो जो आपने मुद्दा उठाया वो सही था, लोन के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में ऋण के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब ऋण माफ़ी के शिकायतें हमें 2018 की ऋण माफ़ी की शिकायतें मिली, उसके आधार पर हमने आधार आधारित सत्यापन करने के बाद हमारी ऋण माफ़ी की थी, जिसके कारण मैंने अभी आपको पहले बताया एक भी शिकायत मुझे आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई है, और सही हाथों में वो पैसा वितरण हुआ। जो एक्चुअल में सही में ऋणी किसान था उसी का ऋण माफ हुआ। उससे उत्साहित होकर हमने ऋण वितरण का काम जब हमारे खाते में आया तो ऋण वितरण भी हमने आधार आधारित सत्यापन के आधार पर ही देना शुरू कर दिया, ताकि जो फर्जी किसान थे जिन्होंने एक ही परिवार में 5-5 आदमी ऋण लेते थे और सही आदमी आउट हो रह जाता, उसको ऋण भी नहीं मिलता था। चुनाव में भी 2 प्रक्रिया होती है, एक ऋणी किसान और एक अऋणी किसान। ऋणी किसान तो वो 9 वोट डालता है एक ही साथ में, और अऋणी किसान होता है जो 1 वोट डालता है। तो जो वर्षों से चुनाव की प्रक्रिया थी, उस कारण से वो लोग जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं बार बार वही देते रहते थे, उन्हीं के मिलने वालों को देते थे। इस कारण से जो आपने क्वेश्चन किया वो सही था, लेकिन आज की तारीख में वो व्यवस्था नहीं है। आधारित सत्यापन करने के बाद हम ऋण दे रहे हैं। फर्स्ट बार जब हमने ऋण माफ़ी के बाद किया तो हर किसान की MCL के आधार पर उसकी ज़मीन का सत्यापन करा लिया कि इसकी ज़मीन की वैल्यू इतनी है और इसको ऋण इतना मिल सकता है। जितने हमारे पास लिक्विडिटी थी उसके आधार पर हमने ऋण देना शुरू किया। ऋण माफ़ी की वजह से थोड़ी आर्थिक संकट बैंक के सामने था, तो पहले हमने 25,000 दिया, फिर 50,000 दिया, 75 दिया, और अब 1 लाख रुपए तक हम आ गए हैं। लेकिन किसी भी किसान को भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल आधार आधारित सत्यापन करके ऑनलाइन व्यवस्था हमने बैंक से कर दी है। JSS पे जावे, अंगूठा लगावे, बैंक से ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑनलाइन पैसे मिल रहे हैं। आज की तारीख में किसान नहीं भटक रहा है, और इस कारण से हमने 13 लाख नए किसानों को मेरे कार्यकाल में, पहले ऋण कभी बैंक के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले थे, उनके दरवाजे खुले हैं और 13 लाख नए किसान ऋण ले रहे हैं। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली दिखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान करती है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है, उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए, गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आजना जी, हम बात कर रहे थे ऋण और राजनीति की। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो सबसे जो बड़ा वायदा था ऋण माफ़ी का। आप ऋण देने के लिए अभी काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप हैं कि जो ऋण माफ़ी का जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ है। ऋण माफी का वादा 100% पूरा किया है। नहीं पूरा हुआ है तो ये पार्ट भारत सरकार का बाकी रहा है। अगर आज उदयलाल आजना बाजार में कोई खरीद करने के लिए जाएगा तो उसके जेब में अगर 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये का आइटम ही खरीद पाएगा, या वो किसी को दान देना चाहता है, किसी को छूट देना चाहता है, किसी को उधार देना चाहता है तो 5,000 तक ही दे सकता है। जो हमने ऋण माफ़ किया था, हमारी सरकार ने माफ़ किया था, राहुल जी ने घोषणा की थी, तो जो बैंक हमारे अधीन है उन्हीं की तो हम माफ़ करेंगे। हम भारत सरकार के बैंकों की हम कैसे ऋण माफ़ कर सकते हैं? तो हमारे पास सीसीबी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और भूमि विकास बैंक। इन बैंकों का अगर कोई पैसा किसी की ऋण का हमने घोषणा की बाकी हो तो विपक्ष लावे हमारे सामने, हम आज भी माफ़ करने के लिए बैठे हैं। अभी तक हमने अब 15,500 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं, और भी कोई बाकी है तो करने के लिए तैयार बैठे, लेकिन ऐसे कोई अब किसी का बाकी नहीं है। जिन ऋण माफ़ी के आरोप भारतीय जनता पार्टी के और विपक्ष हम पे लगातार बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, वो शेड्यूल बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करता है। इसके लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत प्रयत्नशील रहे। उन्हें वित्त मंत्री को पहले पत्र लिखा, उधर से कोई जवाब मिला नहीं। 2 बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, उधर से कोई जवाब मिला नहीं। और उन्होंने बार बार हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय को और फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय को कह के बैंकों के साथ चर्चा की कि वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम जब उद्योगों के लिए है तो किसानों के लिए भी लानी चाहिए। अगर वो इस प्रकार की कोई स्कीम लाएंगे और वन टाइम सेटलमेंट का काम अगर ये राष्ट्रीयकृत बैंक करेंगे तो उसमें राजस्थान सरकार भी उन किसानों का सहयोग करेगी, और ऋण माफ़ी में जितना वन टाइम सेटलमेंट में कोई अमाउंट बनेगा तो कुछ किसान और कुछ राजस्थान सरकार देकर के भी उसको बराबर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पत्र का जवाब तक नहीं आवे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। केवल मुद्दा बनाए रखने के लिए और किसानों की वाहवाही लूटने के लिए झूठा प्रयास करते हैं, लेकिन किसान ये समझते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो ऋण माफ़ किया था वो भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक का किया था, वो पूरा ऋण माफ़ हो चुका है, और आगे के ऋण के लिए राजस्थान सरकार भी प्रयत्नशील है और मदद चाहिए भारत सरकार से। आपके विभाग के अंतर्गत जो सहकारी बैंक थे उनके आपने ऋण माफ़ करवा दिए हैं। आप ही के विभाग के तहत कुछ एक और चीज़ आती है, वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जी।
एक बड़ी समस्या है उनसे जुड़े हुए निवेशकों की। ऐसी कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो लाखों निवेशकों के हज़ारों करोड़ डकारे हुए बैठी हैं। आपके विभाग के तहत जो आ रही हैं, उनके जो निवेशक हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हों, उनका पैसा वापस मिले, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? जो आपने अमित जी मुद्दा उठाया वो बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है और बहुत बड़ी ठगी राजस्थान के छोटी छोटी बचत करने वाले लोगों के साथ इन सोसाइटियों ने की है और बहुत हाहाकार मचा हुआ और 80,000 से ऊपर शिकायतें हमें पूरे राजस्थान से इसकी मिली है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, हमारे नियंत्रण में, राजस्थान सरकार के नियंत्रण पे, हमारे विभाग के नियंत्रण में स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे अंडर में नहीं आती है। और जो ये बड़े बड़े घपले हुए हैं, जो छोटे घपले हुए हैं, छोटे काम हुए हैं, वो राजस्थान सरकार और राजस्थान आपका सहकारिता विभाग और पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़ी की भी यही कर रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है और सख्त कानून भी बना दिया। और हमारे लेवल पर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट प्रत्येक जिला मुख्यालय पे बनानी थी वो भी हमने बना दी है। वहाँ अधिकारी बिठा दिए हैं, 500 चालान हमने कर दिए हैं, 50,000 के करीब आवेदन क्लियर हो करके आ गए, उनके भी चालान हो जाएंगे। तो जो नियम में आ रहा है वो तो सब हम वो बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। और अब तो इतना बैंड कर दिया है कि अब जो जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी उनको एक साथ पैसा निकालने की छूट नहीं होगी। निकाला जाएगा तो वो सरकार की जानकारी में होगा, ताकि छोटी बचत करके लोग पैसा तो ले लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बड़ा पैसा निकलते ही सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि भाई इतना बड़ा पैसा इस कोऑपरेटिव इस सोसाइटी ने निकाला है और कहीं गलत हाथों में चला जाए तो उस पर नियंत्रण रखने का पूरा व्यवस्था है। ऑडिट की प्रक्रिया सख्त कर दी है, हर साल ऑडिट करना नितांत आवश्यक कर दिया है। तो बहुत ही सावधानियां बरती जा रही है। आनंद जी, एक और जो मुद्दा है वो है सहकारी समितियों का। सहकारी समितियों के चुनाव वक्त पर नहीं होते हैं। कई समितियां हैं वो कोर्ट में जाकर के भी इसके लिए आदेश लेकर के आई हैं। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न है? पॉलिटिकल काम करने के लिए हमारे पास बहुत बड़े फील्ड पड़े हुए हैं, हम उनमें कर लेंगे। लेकिन किसानों के साथ कोई पॉलिटिक्स माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा नहीं है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, समय पे चुनाव कराने की है, लेकिन कोर्ट में अटका हुआ है। और कुछ संशोधन, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, चुनाव में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मामले में जो चुनाव कराने की हमारी नीयत है और जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं, तो उसमें कुछ संशोधन भी किए हैं, तो वो नियम जारी हो रहे हैं। क्योंकि जैसा ऋणी किसान होता है वो तो एक साथ 10 वोट डालता है, तो एक ही पक्ष को वोट चल जाते हैं, क्योंकि 10 वोट ना तो आपको याद रहते हैं ना मुझे याद रहती कि किसका बैट है, किसका बल्ला है, न किसी की चम्मच है, न किसी के बाल है, न क्या है। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि उसमें संशोधन किया जाए और उस GSS पे भी पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव के आधार, वार्ड के आधार पर चुनाव कराया जाए। तो हमारे मंत्रिमंडल की समूह की मीटिंग हो गई, उसमें निर्णय हो गए और कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है, जो वो 2-4 दिन में लग जाएगी और चुनाव कराएंगे। और चुनाव की प्रक्रिया बराबर चालू है। अभी तक भी हमने 7,000 ये छोटी समितियों के, दूध उत्पादक समितियों के, ये सब चुनाव करा लिए हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है। लेकिन मेरी प्राथमिकता पहली है कि सहकारिता को मजबूत किया जाए और चुनाव की प्रणाली से ही सहकारिता ज़्यादा मजबूत हो सकती है। सरकार की मंशा तो ये रहती है कि लोगों के काम हो, राहत मिले, काम समय पर हो। लेकिन लापरवाही चाहे किसी की हो, चाहे अधिकारियों की हो या एग्जीक्यूशन से जुड़े और लोगों की हो, दरअसल होता क्या है कि वो काम हो नहीं पाते, फ़ायदा मिल नहीं पाता। इसका खामियाजा आखिरकार क्या होता है? किसान और सरकार दोनों को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण भी सामने है। इंश्योरेंस के मामले में अधिकारियों ने लापरवाही की, किसानों का समय पर इंश्योरेंस नहीं हुआ, उसकी गाज गिरी है। 3 को तो वो सस्पेंड किया है और 11 आदमियों को नोटिस देगा कि आपने किस वजह से डिले किया है। और इसी आधार पर हमने ऋण बाढ़ती ऑनलाइन सिस्टम उसका भी कर दिया कि जिस दिन जिसके खाते में ऋण जाएगा उसी दिन उसका ऑनलाइन इंश्योरेंस भी हो जाएगा। आज बहुत सी जगह ये शिकायत मिली, इस कारण से मुझे ये सख्त कदम भी उठाना पड़ा, सस्पेंशन सरी की कार्रवाई भी करनी पड़ी, कारण बताऊँ नोटिस भी देने पड़े। तो सुधार करने के लिए सख्त निर्णय भी लिए हैं और सस्पेंड भी किया, कार्रवाई की और अब तो ऑनलाइन कर दिया है, ताकि किसी का भी जिस दिन ऋण बढ़ेगा उसी दिन उसका बीमा हो जाएगा। और समर्थन मूल्य पर खरीद के मामले में 5-5 करोड़ रुपए के गबन भी पकड़े हैं, तो उनको पकड़ करके उनको जेल में भी डाला है। ACD ने भी कार्रवाई की और हमने भी कार्रवाई की और लोग जेल में भी गए हैं। तो सख्त कदम तो उठा रहे हैं। यही वजह है कि ये माना जाता है कि आपकी जो है अधिकारियों से बनती नहीं है। आपके विभाग में जो 2.5 साल हुए हैं उसमें 5 तो सेक्रेटरी बदल चुके हैं
अपेक्स बैंक के 5 एमडी बदले जा चुके हैं, क्या यही वजह है? नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। जो काम नहीं करेगा उसके पे तो सरकार की गाज गिरेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो ये वजह हो नहीं सकती है। इसलिए अधिकारी भी अपने आप में सुधार कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अधिकारी भी हैं। और जहाँ तक सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार बदलने का मुद्दा उठाया, तो यह तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र की बात है। मेरे तो सभी अधिकारियों से बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो गलत अधिकारी है उनकी तो किसी से भी नहीं बनेगी। इसलिए गलत अधिकारी और मेरे लेवल के अधिकारियों से अगर कोई कार्रवाई की है तो वो गलती करेंगे तो की, बाकी मेरा संबंध सबसे बढ़िया है। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लेवल की बात है। इसलिए मैंने कभी मुख्यमंत्री महोदय को कोई शिकायत जाके नहीं की कि मेरे इस अधिकारी से नहीं बनती। आजना जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारी इस खास मुलाकात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई अमित जी। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। इस न्यूज के